चुनाव सुधारों की वकालत करने वाले समूह एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने साल 2019-2020 को लेकर देश में मौजूदा पॉलिटिकल पार्टियों पर एक फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें किस पार्टी की आय में कितनी बढ़ोतरी और कौन सी पार्टी इस बार पिछड़ गई है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एडीआर हेड अनिल वर्मा जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। जी अनिल जी, जानना चाहेंगे क्या रिपोर्ट है और आपने इसमें क्या चीज देखा, क्योंकि 2019-2020 की रिपोर्ट है। जी ये बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज की एसेट्स और लायबिलिटीज की रिपोर्ट है, जो ये इलेक्शन कमीशन में सालाना जमा की जाती है। और इसमें हमने 7 नेशनल पार्टीज और 44 रीजनल पार्टीज का ब्यौरा दिया है। और मोटी मोटी उसकी जो डेटा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 7 नेशनल पार्टीज हैं उनके टोटल एसेट्स जो हैं वो 6,988 करोड़ के हैं, और जो 44 रीजनल पार्टीज हैं उनके 2,129 करोड़ के एसेट्स हैं। और इसका जो ब्रेकडाउन है उसमें जो 7 नेशनल पार्टीज हैं उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी का है 4,847 करोड़, जो कि लगभग 69% है पूरे टोटल का। मतलब सारी जो 7 नेशनल पार्टीज का लगभग 69% बीजेपी को। नंबर 2 पे है बीएसपी बसपा, उनको 698 करोड़ मिला है, जो कि टोटल का 10% है। और तीसरे नंबर पर है कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 588 करोड़, जो कि टोटल का 8.4% है। और जहां तक रीजनल पार्टीज की बात है, रीजनल पार्टीज में सबसे ज्यादा एसेट्स और ये सपा के हैं, समाजवादी पार्टी के 563 करोड़ है। अगर आप ध्यान दें तो ये कांग्रेस से बस 20 करोड़ ही पीछे है, 20-25 करोड़। तो हालांकि ये रीजनल पार्टी है। तो ये जो रीजनल पार्टीज का टोटल मैंने बताया था 2,129 करोड़ का 26%, मतलब ऑलमोस्ट 1/4 एसपी को ही मिला है। नंबर 2 पे है टीआरएस, जिसका 301 करोड़ है। तीसरे पर है एआईडीएम के 267 करोड़, और चौथे पर है टीडीपी, जिसका 188 करोड़ है। तो ये तो मैंने आपको बताया टोटल। अब इसमें जो एफडीज हैं, क्या कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स जो करते हैं पार्टीज, तो वो 1,639 करोड़ की है रीजनल पार्टीज ने जो किया है। और जो नेशनल पार्टीज का है वो है 4,331 करोड़। तो इसमें भी लाजमी है कि बीजेपी का सबसे ज्यादा है एफडीज जो हैं, फिक्स डिपॉजिट्स बैंक्स में, वो है 3,253 करोड़। बसपा का है 618 करोड़, और कांग्रेस का है 241 करोड़। तीसरी चीज जो हमने रिपोर्ट में दिखाई है वो है लायबिलिटीज, यानी देनदारियां। तो उसमें रीजनल पार्टीज की है 60 करोड़ की, और नेशनल पार्टीज की है 74 करोड़ की। और इसमें मजे की बात यह है कि लायबिलिटीज में या देनदारियों में सबसे ऊपर जो है वो है कांग्रेस। इनका 49 करोड़ की लायबिलिटीज इनके ऊपर है। और नंबर 2 पर है टीडीपी, जिसकी 30 करोड़ की लायबिलिटीज है। तो ये मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया इसमें जो कंटेंट है। जी अनिल जी, 2019-2020 का यहाँ आप आंकड़ा पेश कर रहे हैं, क्योंकि 2020 में देश में कोरोना महामारी की भी शुरुआत हो गई थी, और आप कह रहे हैं कि इस दौरान सबसे ज्यादा संपत्ति बीजेपी की बढ़ी है। क्या कोई खास वजह होती है किसी पार्टी की संपत्ति बढ़ने की या घटने की? नहीं, 2014 से जब से बीजेपी इलेक्शंस में जीती है, तब से सबसे ज्यादा डोनेशंस इन्हीं को मिल रही हैं। और जैसे मैंने बताया, ये थोड़ा फर्क है। डोनेशंस रिपोर्ट अलग होती है, कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट, डोनेशन रिपोर्ट। ये है सिर्फ एसेट्स लायबिलिटीज की रिपोर्ट। तो अभी हम इसमें डोनेशंस वगैरह की बात नहीं कर रहे, क्योंकि डोनेशंस वाला जो है उसमें फिर इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स और इलेक्ट्रोल ट्रस्ट्स और जो जनता वैसे कंट्रीब्यूशन करती है वो सारा उसमें आता है। तो वो एक अलग चीज है। जैसे मैं वैसे ही आपको बता दूं कि अभी तक के जितने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के वो हर क्वार्टर में ये रिलीज करते हैं, ज्यादातर इलेक्शन से पहले होता है, उसमें लगभग 7,000 करोड़ रुपए
इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जा चुके हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो नफरी है वो बीजेपी को ही गई है, लगभग 70% उसका बीजेपी को मिला है। तो जी, क्या इस रिपोर्ट को बढ़ने का, जी अनिल जी? हाँ जी, जी नहीं आपका सवाल था कि बढ़ता कैसे है। अब तो वो डोनेशन वाली बात अलग है, ये तो एसेट्स और लायबिलिटीज। तो एसेट्स में इनकी जैसे जो भी बिल्डिंग्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं बैंक्स में, एफडीज वगैरह, तो वो ये लोग डिक्लेयर करते हैं और उसी को हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से निकाल के और फिर रिपोर्ट कंपाइल करते हैं। वही आपने ब्यौरा उठाया है, उस पर रिपोर्ट तैयार की है। अनिल जी, क्या ये माना जाए कि ये जो पूरी रिपोर्ट है वो ये भी बयां करती है कि किस पार्टी पर लोगों का कितना भरोसा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्योंकि आपने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बीएसपी नंबर 2 पर है जबकि कांग्रेस नंबर 3 पर है। आखिर में आपने ये भी कहा कि कांग्रेस पर लायबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्या इसको हम उससे भी आंक सकते हैं? वेल आप नजरिया है एक देखने का कि आप वो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज बताना चाहूंगा कि ये जो आप अगर वो 100% ठीक बात नहीं होगी अगर आप कहें कि लोगों का भरोसा है। इसमें पूंजीपतियों का भरोसा ज्यादा है। जिस भी पार्टी जी के पास ज्यादा पैसा है वो आम आदमी थोड़ी देता हाँ। है, वो तो 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए देने वाले बंदे हैं। और ये जो हजारों हम्म, करोड़ रुपए आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो तो पूंजीपतियों से आते हैं। हाँ, बिजनेस हाउसेज, जी इंडस्ट्रियलिस्ट, वो लोग देते हैं बड़ी बड़ी तादाद में। अब जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की जो मैं बात कर रहा था आपको, उसकी जो डिनोमिनेशंस हैं वो बिकता है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। जी 90% जो वो बिकते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड, वो 1 करोड़ और 10 लाख की तादाद में बिकते हैं। तो वो कौन सा आम आदमी खरीद के दे रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को, आप बताइए मुझे। तो ये जी, मतलब कहना पैसा सारा टैक्स का होता तो है। ये कहना सही नहीं है कि ये आम जी मतलब आदमी दे रहा है और उसकी वजह से ये पार्टी ज्यादा पॉपुलर है, ऐसा नहीं है। द्रौपदी जी। मतलब सर पैसा सारा टैक्स का होता है और सिर्फ क्या पूंजीपति ही इस तरह के पैसे देते हैं या कुछ और भी लोग उसमें शामिल होते होंगे? नहीं, सब लोग देते हैं बट वो विदेशी फंडिंग भी डिटेल्स, इसमें होती है? नहीं विदेशी जी फंडिंग तो नाजायज है, लॉ के हिसाब से वो मना है। हम्म लेकिन हम्म जब से ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जब इन्होंने इजाद की थी 2018 में, तो तमाम एक्ट्स को बदल दिया गया था। सब में हम्म अमेंडमेंट कर दी गई थी। आरपीए, हम्म इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, आरबीआई का जो एक्ट था, सब में वो बदल दी गई थी। पहले बड़ा क्लियरली लिखा गया था कि फॉरेन फंडिंग इज नॉट परमिटेबल, बिकॉज एफसीआरए जो है उसके तहत फॉरेन फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती। लेकिन अब जब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का हमें पता ही नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है, डोनर हम्म, कौन है, वो कहते हैं कि जी बैंक के थ्रू है इसलिए सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन हमें पता है ना कि शेल कंपनीज और जो दूसरी वो होती है रीरूटिंग पैसे का और हवाले का पैसा और वो सब कैसे, सब बैंक के थ्रू भी आ सकता है। उसमें कोई हाँ बड़ी बात थोड़ी है। तो हमें क्या पता कि विदेश से भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम कह नहीं सकते, बट हम्म पॉसिबिलिटी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एप्रीहेंशन या वो इलेक्शन कमीशन ने भी राइटिंग में दी थी, आरबीआई ने राइटिंग में दिया था ये सब। उसके बावजूद इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को धक्के से लागू कर दिया गया। जी जी, चादरों खा गया है। अनिल जी, एक सवाल ये था कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और क्या ये भी माना जाए कि मतदाता के मस्तिष्क पर इसका कोई फर्क पड़ता होगा जब वो वोट डालने जाता है? क्योंकि आप लोग चुनाव में सुधार कैसे और ज्यादा चुनाव मजबूती के साथ हो। हालांकि चुनाव आयोग उसके लिए उसकी कार्यप्रणाली पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन आप लोग भी चाहते हैं कि चुनाव बहुत ज्यादा सुधारों के साथ हो। तो क्या एक सवाल ये था कि जब कोई वोटर वोट डालने जाता है तो क्या उस पर कोई इंप्रेशन पड़ता है आपकी इस रिपोर्ट का भी? हमारा काम है चुनाव की जो पॉलिटिकल फंडिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। हम हमेशा इसी के लिए कोशिश करते रहते हैं और ये जो रिपोर्ट्स हम निकालते हैं उसका रीजन यही है कि लोग देखें। और अब इसमें जो टेक्निकल खामियां हैं छोटी छोटी कई होती हैं जो कि हम रिपोर्ट में लिखते हैं। अब जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है, उन्होंने कुछ, इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा था कि आप कुछ गाइडलाइंस बनाइए, तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। लेकिन उन गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया जाता जब ये रिपोर्ट्स ये जब जमा कराई जाती हैं।
उसमें से कई चीज होती हैं, जैसे फिक्स एसेट्स हैं तो आपको उसका एक्चुअल कॉस्ट डेप्रिसिएशन कितना हुआ, ये सब क्या हुआ वो देना चाहिए। आपने लोन लिया है तो 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है, कब आपने वापस करना है, ये सब डिटेल होनी चाहिए। ये सब नहीं करते ये लोग, मतलब जमा करा देते हैं लेकिन जो गाइडलाइंस हैं उनको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जा सकता। और एक नई चीज मैंने जो इस बार देखी, 2 पार्टियां उनका क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स में, बाकी सब तो ठीक है, फिक्स डिपॉजिट बैंक में है, ये है, उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में और शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ। अब ये कहाँ अच्छा। तक जायज है, हालांकि अमाउंट बड़ा नहीं है लेकिन किया हुआ है। आरएलडी और एजीपी ये 2 पार्टीज हैं। तो इस पे भी सवाल उठता है कि भाई आप इनकम टैक्स 100% आपको एग्जेम्प्ट है जो आपको डोनेशन मिल रहा है, जो डोनेशन दे रहा है उसको भी 100% वो मिलता है कानून के हिसाब से इनकम टैक्स रिलीफ। तो फिर आप ऐसी कमर्शियल उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा पार्टी? जोखिम वाली जगह पर। जी हाँ बिल्कुल, जो रिस्की वो होता है। और अभी भी अनिल कुछ जी। पार्टीज ऐसी हैं जो देर से जमा कराती हैं रिपोर्ट, टाइम से नहीं जमा कराती। और अगर देखा जाए 2-3 पार्टियां हैं, एक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आरएसपी है, और एक एनपीपी जो है उधर की नॉर्थ ईस्ट की पार्टी, इन्होंने अभी तक जमा ही नहीं कराई है ये रिपोर्ट। सो अब इनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगती, कोई कुछ नहीं होता। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैसे बाकी सबके लिए रूल है 5 साल से ज्यादा एक जी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो सकता, इनके चलते आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं होता। तो अब ये खामियां हैं जो इनकी प्रोसीजर्स में है, जिन पर पॉलिटिकल पार्टीज को जी। एक्शन करना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपकी रिपोर्ट के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमला कर रही है, बीजेपी कांग्रेस पे कर रही है संपत्ति को लेकर, तो आपकी जो टाइमिंग है चुनावों से ऐन पहले की है, क्या ये टाइम चूज करने की कोई खास वजह थी? नहीं, हम इलेक्शन से पहले तो रिपोर्ट तो हम सारे साल ही निकालते रहते हैं। अब ये रिपोर्ट का टाइमिंग जो होता है वो, एक तो इसको कंपाइल करने में बहुत समय लगता है, इसमें डेटा एंट्री बहुत होती है क्योंकि बड़ी-बड़ी पार्टियां, हजारों का आप देख रहे हैं वो है, उसमें कोई गलती ना हो, उसमें बहुत ध्यान से हमें करना पड़ता है। दूसरा ये है कि जो ये एसेट्स और लायबिलिटीज का रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करने की एक तारीख होती है, तो उस तारीख के हम वेट करते हैं कि अभी भी नहीं आया है, किसी का लेट है, कुछ है, तो ताकि सारी पार्टीज को हम कवर कर सकें। सबमिट किया जा तो सके। हाँ जी, तो इसी करके वो डिसाइड करते हैं हम कि कब जब रिपोर्ट तैयार होती है तो कर देते हैं। बट यस, इलेक्शन से पहले थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा होता है लोगों का, तो उसको समझें लोग तो अच्छा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी रिपोर्ट को समझाने के लिए और ये बताने के लिए कि चुनावों में फंडिंग का तरीका क्या होता है और चुनाव के दौरान वोटर के मन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है इस तरह की रिपोर्ट्स का भी। थैंक यू सर आपका। ओके, थैंक यू।